Drop it. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू SGCA। आई होप आप मेरी पहले की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, जो कि है सेक्रेटरी पे चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। सो हमने अब तक के वीडियोस में देखा है इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटरी, कहाँ से सेक्रेटरी आया, देन हमने देखा फीचर्स एंड देन हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। आज भी हम बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है? टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सेक्रेटरी, टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम पढ़ेंगे। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तरफ पर्सनल सेक्रेटरी, तो आपको पर्सनल सेक्रेटरी से कुछ आइडिया आ रहा होगा। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब कौन? जो कि इंडिविजुअल हायर करता है, राइट। एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हायर करते हैं एक सेक्रेटरी को, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सो पढ़ेंगे आज। आई होप आपके पास आपकी बुक है। हम पेज नंबर 5 पे हैं। पेज नंबर 5 आप ओपन कर सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो मेरे साथ। सो देखिए स्क्रीन पे, पर्सनल सेक्रेटरी वन ऑफ द टाइप एंड दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। हम बुक में 4 इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देन लास्ट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो बने रहना इस वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा ये वीडियो। लेट्स गो। पर्सनल सेक्रेटरी, नाम से क्या ध्यान में आ रहा है आपको? नाम से कुछ तो पता चल रहा होगा। पर्सनल सेक्रेटरी मींस हम दूसरा नाम इसको ये भी दे सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, जो एक इंडिविजुअल हायर करता है अपने पर्सनल काम करने के लिए। लाइक आप देख सकते हो बहुत सारे सेलिब्रिटीज, डॉक्टर, लॉयर, CA, ये सब हायर करते हैं, या मिनिस्टर, ये सब हायर करते हैं अपने सेक्रेटरी। वो क्यों हायर करते हैं? ताकि वो अपने प्राइमरी जॉब पे ध्यान दे सके एंड जो भी सेकेंडरी जॉब है, लाइक लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, अपॉइंटमेंट किसी के साथ करना या कोई इवेंट में जाना, ये कॉल पे बात करना, ये सब ऑर्गेनाइज करना, ये एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। ये सब बिजी पर्सनालिटी, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए। तो वो एक सेक्रेटरी हायर कर देते हैं जो कि ये सब काम करते हैं, कॉल पिकअप करना, लेटर लिखना उनके बिहाफ पे। तो आप जैसे स्क्रीन पे सबसे पहला पॉइंट यही देख रहे हो कि मीनिंग में क्या है पर्सनल सेक्रेटरी के। द पर्सनल सेक्रेटरी और अ पर्सनल असिस्टेंट, दो नाम बोल सकते हैं। एक तो पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है, वो पर्सनल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है, क्योंकि बिजी पर्सनालिटी तो हर एक जमाने, हर एक एरा में मिलते हैं, राइट। सो अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, businessman or professional to conduct the correspondence and day-to-day रूटीन ड्यूटीज। मतलब ये बिजी पर्सनालिटी लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल हायर करते हैं ताकि उनके डे टू डे जो भी सेकेंडरी वर्क है उसमें हेल्प कर सके एंड उसमें जो बिजी पर्सनालिटी है उसमें टाइम ना डाले, वो अपने प्राइमरी जॉब में टाइम डाल सके। देन आप आगे देखोगे अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है इसको। तो आप जैसे कि बोल्ड लेटर्स में उधर देख रहे हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, CA, एक्टर, पॉलिटिशियंस, लीडर, मिनिस्टर, ये सब लोग होते हैं जो बिजी पर्सनालिटी, बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि हायर करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी को, पर्सनल असिस्टेंट्स को। सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि क्वालिफिकेशन एज सच नीडेड नहीं है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंटरेक्शन रहना चाहिए उसका लोगों के साथ। सो यही सब एक पर्सनल सेक्रेटरी को क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप MA होना चाहिए, BA होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि उस इंडिविजुअल, उस बिजी पर्सनालिटी को रिक्वायर्ड है। सो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो पर्सनल सेक्रेटरी as such has no specific qualification, yet a graduation degree, good command over language is required.
Knowledge of computer and internet skill is now become necessary. The qualification depend upon the requirement of employer profession. ज्यादा नहीं बोला हुआ है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी एंड उस प्रोफेशनल के हिसाब से आप अगर सीए हो और आप अगर सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो तो आपको आप ऐसा चाहोगे कि एटलीस्ट उसको बेसिक सीए का नॉलेज होना चाहिए, सीए क्या करता है, उसको किस चीज के अपॉइंटमेंट लगती है, इनकम टैक्स ऑफिस में क्या क्या लगता है, एटलीस्ट बेसिक चीज नॉलेज होना चाहिए। एंड दूसरा उसमें बोला है कि आजकल इंटरनेट कंप्यूटर स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो वो नॉलेज तो होना ही चाहिए। आई होप आपको ये पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट अच्छे से समझाओ। कुछ नहीं है, सिंपल मीनिंग में जो भी इंडिविजुअल, जो भी बिजी पर्सनालिटी लाइक उधर दिया हुआ है डॉक्टर, लॉयर, अगर वो सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो वो कौन होते हैं, वो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं या पर्सनल असिस्टेंट बोला जाता है, सिंपल। सो आगे बढ़ते हैं, आगे है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सिंपल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये अगर एक सेक्रेटरी को हायर करते हैं तो वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में आएंगे, सिंपल। सो स्क्रीन पे देखो आप, A secretary appointed by institution or organization is called institutional secretary. Some institutional secretary are. Now आपको दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करते हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। सो पढ़ेंगे आगे। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बिजनेस अगर सेट होता है, बिजनेस अगर सेटअप स्टैब्लिश किया जाता है तो वो कौन से मोटिव से सेट किया जाता है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट मोटिव से सेट किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस सेल करके उनका एट द एंड मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, सिंपल। बट ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव सेट होती है, सिर्फ प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ क्लब सेटअप होते हैं जो विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव सेट किए जाते हैं, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, एसोसिएशन भी बोल सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है। सो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट social, educational, cultural, art, sport activities with the intention to provide service and not to earn profit, simple। non profit association कौन होता है, जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बट टू प्रमोट समथिंग। अभी क्या प्रमोट, समथिंग सोशल वर्क, समथिंग एजुकेशनल वर्क, समथिंग कल्चरल वर्क, देन आर्ट, स्पोर्ट एक्टिविटी, ऐसे चीजों को प्रमोट ही करना। ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम रहेगा, ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो स्क्रीन पे हम देखते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं। अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को, सिंपल। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर अ मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर। मैनेजमेंट कमिटी बिठाई जाती है, जैसे कि बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल 200 मेंबर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक 10 लोगों का मैनेजमेंट कमेटी बैठाएंगे या मैनेजमेंट कमेटी सेलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे। सो वो 10 लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे, या तो बाहर से या तो खुद ही में से एक को सेक्रेटरी अपॉइंट कर देंगे, सिंपल। सो आप देख सकते हो सेक्रेटरी में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सनल वर्किंग ऑन अ सैलरी बेसिस और ऑनरेरियम बेसिस। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें क्या बोला हुआ है इस सेंटेंस में, या तो वो फुल टाइम होना चाहिए या पार्ट टाइम होना चाहिए, या तो सैलरीड होना चाहिए या ऑनरेरियम बेस पे होना चाहिए, राइट। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सो लॉटरी क्लब, लायन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा।
सो आपको इतना समझा कि कौन अपॉइंट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी को। मैनेजमेंट कमिटी अपॉइंट करेगा, जो कि किसने इलेक्ट किया रहेगा उन मैनेजमेंट कमिटी को, उनके ही मेंबर ने सेलेक्ट किया होगा, इलेक्ट किया होगा। देन अभी क्वालिफिकेशन की बात आती है कि उसको क्वालिफिकेशन क्या क्या नीडेड है। सो इसमें भी कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के केस में। सिर्फ बोला हुआ है कि ऐसा एक सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि नॉन प्रॉफिट, अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उसकी नॉलेज होना चाहिए, वो उसके तरफ वर्क करना चाहिए, राइट। सो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी शुड एक्वेंटेड मतलब उसमें ऐसे स्किल्स रहना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर कॉरेस्पॉन्डेंट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं स्टार्टिंग से बोलते आई हूं, एटलीस्ट अगर एज अ सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपॉइंट होते हो तो आपको एटलीस्ट कंप्यूटर्स की स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज कहीं भी लगेगा। चाहे आप पर्सनल सेक्रेटरी हो, चाहे आप नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी के सेक्रेटरी हो, क्योंकि उसका बेसिक जॉब क्या रहता है, ईमेल राइटिंग या कम्युनिकेट करना विद वेरियस पार्टी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इसमें यही बोला हुआ है लास्ट में कि उसको एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर्स की स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, और ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक नहीं है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या है आपके लिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे है सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अभी हमने जस्ट पढ़ा है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में कौन अपॉइंट करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एंड ये भी पढ़ा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होता क्या है। देन अभी इस स्क्रीन पे हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इस केस में किसने करना चाहिए, एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मैं एक जनरल बोलती हूँ, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक ग्रुप ने क्रिएट किया रहता है विद कॉमन एम। इधर आप डिफरेंशिएट कर लेना इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एम नहीं रहता है, वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनका कोई भी प्रॉफिट एम नहीं रहता। बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जो कि 10 मेंबर आते हैं यानी एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिनका एम प्रॉफिट मोटिव रहता है, एंड वो कंपनी नहीं रहती, मतलब वो रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2000 नहीं रहती, इसलिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रहती है, और वो कॉर्पोरेटिव एक्ट में रजिस्टर रहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या है, अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म वॉलंटरी बाय मिनिमम 10 मेंबर और मोर, मतलब 10 मेंबर और उससे ज्यादा अगर लोग एक साथ आए विद कॉमन ऑब्जेक्टिव, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अभी आगे आपको दिया हुआ है, इन महाराष्ट्र दिस सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र स्टेट Cooperative Society Act 1960. Its main objective is to promote service to its member, example cooperative bank, cooperative housing society, consumer cooperative stores etc. मतलब आपको बेसिक बोला हुआ है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कौन होती है, कि जो एक एसोसिएशन क्रिएट होती है 10 लोगों के या उससे ज्यादा लोगों के आने से एक एसोसिएशन फॉर्म होती है, और वो विद मेन ऑब्जेक्टिव काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनके मेंबर को सर्विस देना। तो आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है उधर की कॉर्पोरेटिव बैंक, कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ऐसे कुछ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं। और महाराष्ट्र में ये किसके अंदर रजिस्टर होते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर, सिंपल। एंड देन अभी देखेंगे इस केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आप पढ़ोगे आगे, इस केस में अपॉइंटमेंट जो 10 मेंबर या उससे ज्यादा लोग आए हैं ना, उसी में से एक सेक्रेटरी अपॉइंट हो जाता है। तो स्क्रीन पे देखिए, द मेंबर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी। इसमें भी सेम एक चीज है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, एक मैनेजमेंट कमेटी क्रिएट करते हैं। मतलब अगर
200 मेंबर रहेंगे तो उनका इलेक्शन लिया जाएगा कि आप मैनेजमेंट कमेटी में किसको किसको देखना पसंद करोगे। जिनका ज्यादा नंबर आया, जिनके इलेक्शन में जीत गए, तो उनका एक मैनेजमेंट कमेटी क्रिएट होता है और उसी में से एक सेक्रेटरी बन जाता है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। उसी में से एक मैनेजमेंट कमेटी में से ही एक सेक्रेटरी अपॉइंट होता है। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क एज अ ऑनरी बेसिस फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई ऑन सैलरी बेसिस। ये फुल टाइम भी रह सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, बट अगर वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है तो इट इज बेटर कि वो फुल टाइम ही सेक्रेटरी ले, क्योंकि उसमें जो वर्क्स रहेंगे, उनके जो काम रहेंगे, जो उसको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी लोगों के साथ, वो बहुत ज्यादा, बहुत बल्कि रहेगा। इसीलिए इट इज advisable to have a full-time secretary in this type of organization, right? So आप qualification में भी अभी सेम देखेंगे कि as such no qualification needed, but basic knowledge जो होना चाहिए सेक्रेटरी को वो required है। एंड cooperative society के बारे में, जो cooperative society में वो employed है, उसके बारे में थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, इतना required है। So आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, the secretary of cooperative society as such does not have specific qualification. Secretary should have a good knowledge of Cooperative Society Act and should have be at least graduated. इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड एज सच नो क्वालिफिकेशन। ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन कहीं लिखा नहीं हुआ है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अगर आप सेक्रेटरी बन रहे हो तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। सो आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन होता है। एंड देन हमने देखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है सेक्रेटरी का, एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एंड सेम हमने देखा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के केस में। नेक्स्ट वीडियो में देखना जरूर, मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।